Hello everyone, welcome to EduChants. We are with the set 4 of SSB PGT 2023 education paper we are discussing, and we are discussing the most expected MCQs for your examination, which is going to be held on 10th of September. So we have already completed 3 sets, and in each set we have discussed 25 questions, but in set 3 we have discussed 50 questions. This is set 4 in which we are going to discuss 25 questions again. This is a series of MCQs we are bringing for you so that you can prepare very well. And once again I would like to say, I have promised you to bring 100 MCQs on a single day. We will bring 100 MCQs in a single day. At the last, I will announce the date on which I will bring 100 MCQs for you. So stay connected, share the video and like the session if the class seems helpful to you. So let us start with the first wish to all my students, my learners here. Happy Teachers Day to all the future teachers. The message I used to give at the last, I am giving it in the first because today is Happy Teachers Day. So आज मैं सभी उन विद्यार्थियों का, उन लर्नर्स का स्वागत करता हूँ जो टीचर्स बनने का सपना देखते हैं. सो एडवांस में आप लोगों को टीचर्स डे का विश करता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में. फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आज का लेवल थोड़ा सा टीचर्स डे स्पेशल रहेगा, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. सो आंसर कीजिएगा अच्छे से पढ़ के. एज आई यूज टू से, पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए. 100 MCQs आपको अगर हम तो लाएंगे ज़रूर, लेकिन आपका जो मतलब कमेंट्स होता है ना, यही हमें मोटिवेशन देता है. और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया है उन लोगों को मैसेज हर एक अपडेट्स में मिल जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का. विच सेट ऑफ पेयर्स ऑफ प्रिंसिपल्स इज करेक्ट अबाउट द प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी. प्रैग्मेटिज्म के बारे में इनमें से क्या क्या सच है, कौन से पेयर सच है. पहले पढ़ते हैं क्या बोला. एम्फासिस ऑन फिक्स्ड आइडियाज एंड वैल्यू. फिक्स्ड आइडिया और वैल्यू पे बिलीव करता है. ट्रूथ इज एवर चेंजिंग. ट्रूथ चेंज होता रहता है. इट डिनाइड ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट. ट्रूथ जो है वो अपने परिणाम से, रिजल्ट से पहचाना जाता है. एंड वो ये नहीं मानता है, आई मीन डिनाइड ट्रूथ, मतलब इसके रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मानता है सीधा अगर देखा जाए तो. एम्फासिस ऑन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. सोशल एंड डेमोक्रेटिक यानी जो सामाजिक और गणतांत्रिक जो मूल्यबोध हैं उन पे वो फोकस करता है. एम्फासिस ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. हर चीज़ का इस्तेमाल जो होता है उस पर वो फोकस करता है. इंपॉर्टेंस ऑन चाइल्ड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. उनके आध्यात्मिक विकास पे फोकस करता है. तो आप लोग यहाँ पे आंसर करिए. चलिए पॉज कीजिए और आंसर कीजिए. इसका आंसर हम देखते हैं. इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2, 3, 2, 4 एंड 5. पहले देख लेते हैं क्या है. ट्रूथ इज एवर चेंजिंग, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है. प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है चेंज. ठीक है, हर एक चीज़ जो है वो चेंज होता है. फर्स्ट. सेकेंड ये बोल रहा है एम्फासिस ऑन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि चेंज. देखिए हर समय हमारा सामाजिक रूप, हमारा जो सोसाइटी है वो चेंज होता है. हमारा डेमोक्रेटिक रूल्स चेंज होते हैं, वैल्यूज़ चेंज होते हैं, उनके हिसाब से आपको चेंज होना है. यानी जो सेकेंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट दोनों सेम ही है, मतलब कि हर एक चीज़ चेंज होता है, उसके साथ ही साथ सोसाइटी चेंज होता है, उसके साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी चेंज होते हैं. और आपको चेंज के साथ जाना है, यानी गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़ो. चेंज के साथ आपको खुद को भी चेंज करना पड़ता है. नेक्स्ट है एम्फासिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. हर एक चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल, अगर अब जब हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, अगर उस टाइम में आपको बोला जाए कि छोटा सा एक कीपैड दिया जाएगा, कीपैड मोबाइल, इसको आप चलाइए आज की डेट पे, आप बोलोगे सर मेरे पास भी एक है, लेकिन क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है. आप एक स्मार्टफोन रखे हो और एक कीपैड रखे हो, ये सही है, क्योंकि अगर खाली कीपैड रखोगे तो आप किसी भी चीज़ में ज़्यादातर मतलब दूर रह जाओगे. सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, ठीक है, फेसबुक से, मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप दूर रह जाओगे. ठीक है, इसीलिए आप स्मार्टफोन यूज़ करने की कोशिश करोगे. तो या फिर बोला जाता है कि कीपैड फ़ोन और स्मार्टफोन अलग इसलिए है क्योंकि इनका यूटिलिटी अलग अलग है. तो आज के ज़माने में स्मार्टफोन इज़ इम्पॉर्टेंट दैन कीपैड फ़ोन, इसलिए आप यूटिलिटी के हिसाब से चीज़ें चूज़ करते हो. ये तीनों पॉइंट्स
बिलीव करता है प्रैग्मेटिज्म, और किस पे बिलीव नहीं करता है, फिक्स्ड वैल्यू। देखिए फिक्स्ड वैल्यू आइडिया ये सब आइडियलिज्म की बातें हैं, ठीक है। और उसके बाद है ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट, मतलब जो होगा रिजल्ट से पता चलता है, रिजल्ट से पता चलता है, डिनाई करता है। देखिए अगर रिजल्ट से पता चलता तो ये प्रैग्मेटिज्म होता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस से जो पता चलता है, लेकिन ये डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, तो फिर ये नहीं होगा। और लास्ट में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अगेन आइडियलिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, सेशन अच्छा लग रहा है तो और भी सेशन चाहिए तो बस कमेंट्स में आपको यही लिखना है कि यस सर हमें और भी चाहिए, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं है। और हमें इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हाँ हम और भी क्वेश्चंस इसी तरह लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हु हैज सेड दैट गॉड इज डेड, भगवान मर चुके हैं, ये किसने कहा था? रूसो, ड्यूवे, किरकेगार्ड, नीत्शे। बताइए पॉज करके आंसर। देखिए इसका क्वेश्चन का और आंसर का और इसका कॉन्सेप्ट ही पिक्यूलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो भगवान मर चुके हैं, भगवान पे विश्वास नहीं रखने वाले होते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। पॉज करके आप आंसर करते रहिए, हम आपको फटाफट से आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये मानता है कि एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, जीना मतलब जिए रहो, ठीक है, आप जिंदा हो बड़ी बात है। तो भगवान नहीं है, भगवान ही नहीं है, आपको बस एग्जिस्ट करने के लिए कुछ भी करो लेकिन एग्जिस्ट करो। और नीत्शे ने कहा था, इन्होंने कहा था कि भगवान मर चुके हैं, और इसके फादर है सोरेन किरकेगार्ड, एग्जिस्टेंशियलिज्म के फादर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 8 फोल्ड पैथ ऑफ बुद्धिज्म। देखिए मैंने पहले से ही कहा था टीचर्स डे स्पेशल है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हाई रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, आपको थोड़ा सा तगड़ा प्रिपरेशन करना है ताकि आप दूसरों से अच्छा रिजल्ट कर सको, ठीक है। चलिए 8 फोल्ड पैथ बुद्धिज्म ने कहा था, ठीक है। तो 8 फोल्ड पैथ को आपको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। देखिए सीक्वेंस, हमेशा मैंने कहा है सीक्वेंस पे फोकस कीजिए, सीक्वेंस के सवाल आएंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये 8 स्टेप्स हैं, आपको सजाना है। पॉज कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन इधर दिया गया है, उधर थोड़ा सा छोटा हो जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से आप पढ़िए और चूज़ कीजिए। पॉज द वीडियो देन आंसर देन प्ले अगेन, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। डेफिनेटली आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। या तो सिंपल सी बात है, कैसे भी करके आप याद रखो, कोई बात नहीं, लेकिन आप याद रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट है राइट फेथ, देन राइट रिजॉल्व, देन आता है आपका राइट स्पीच, देन आ जाएगा राइट एक्शन, देन आ जाएगा आपका राइट लिविंग, देन आएगा राइट एफर्ट, देन आएगा आपका राइट थॉट, फाइनली राइट कंसंट्रेशन। इसको ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 8 फोल्ड पैथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस इज अ प्रोसेस दैट इनेबल्स, गाइडेंस क्या करता है, या फिर गाइडेंस एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, टू अंडरस्टैंड वंस ओन एबिलिटीज, खुद की काबिलियत के बारे में पता चलता है, टू डेवलप अ रियल पिक्चर ऑफ वंस ओन सेल्फ, खुद के बारे में एक रियल पिक्चर आपको पता चल जाता है, मतलब यहाँ पे एबिलिटी, काबिलियत पता चलता है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका मतलब आप क्या हो आपको पता चल जाता है। देन है टू शार्पन वंस ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ गोल्स, मतलब अपने जीवन में उनका क्या लक्ष्य है वो उनको अच्छे से पता चल जाता है। टू प्रोक्योर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोल ऑफ कम्युनिटी, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कम्युनिटी या फिर समाज का क्या भूमिका है। नेक्स्ट है टू अचीव, टू हेल्प अचीव मैच्योरिटी इन एवरी सेंस, हर चीज़ में हमें मैच्योरिटी हासिल करने के लिए गाइडेंस चाहिए। तो फिर इसका आंसर बताइए, कोड को देख के मैच कीजिए और आंसर कीजिए पॉज करके। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली एक क्या हो जाएगा, मतलब 5th ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ होगा, ठीक है। 5th ऑप्शन को छोड़ दीजिए, बाकी सब होगा। अपने काबिलियत को समझ सकते हो, अपने आप को यानी पर्सनालिटी अपना समझ सकते हो, लाइफ गोल क्या है वो आप समझ जाओगे, और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि रोल ऑफ कम्युनिटी। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिटी क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो प्रॉपरली आप समझ जाओगे कि हर एक चीज़ का क्या ज़रूरत है, फैमिली क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, कम्युनिटी क्यों ज़रूरी है, और कम्युनिटी के हर एक मेंबर क्या रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में, वो भी आपको पता चल जाते हैं। लेकिन हर एक फील्ड में देखिए एवरी सेंस में मैच्योर होना कोई आसान बात नहीं है, और ये गाइडेंस का काम नहीं होता है, क्योंकि आप हर एक चीज़ में मैच्योर एक्सपर्ट हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो गाइडेंस ये नहीं करता है कि आपको हर तरीके से परफेक्ट बना दे, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे।
फिफ्थ क्वेश्चन, अ रिसर्चर वांट्स टू सी द इफेक्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग इन प्राइमरी स्कूल्स। यहाँ पे इन 2 बार लिखा गया है, लेकिन इनको एक को छोड़ दीजिए। रिसर्चर चाहता है मिड डे मील का जो प्रोग्राम अभी चल रहा है प्राइमरी स्कूल में, उसका क्या इफेक्ट है ऑन चिल्ड्रन एनरोलमेंट, यानी बच्चे जो है एनरोल कर रहे हैं, स्कूल में नाम लिखा रहे हैं अपना। तो मिड डे मील जो दिया जा रहा है, जो मतलब दोपहर में जो खाना मिलता है, भोजन मिलता है, उससे क्या बच्चों के मतलब बच्चों के ऊपर कुछ इफेक्ट आ रहा है, यानी बच्चे क्या ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर रहे हैं जो खाना मिल रहा है इसके लिए। तो इसी प्रकार का एक रिसर्चर एक रिसर्च करना चाहता है, तो इस प्रकार के रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। बताइए, पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। हम बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का मतलब ये होता है, देखिए, एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पे लाइव है, मतलब आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, वो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे खुद एक चीज़ को लाइव, यानी कि अभी प्रेजेंट में आप इसको करके देखते हो, यानी आप एक्सपेरिमेंट करके इसका इफेक्ट आप अभी देख रहे हो। इट इज़ इन योर हैंड्स, इट इज़ कंट्रोलेबल, राइट। ये हो गया। लेकिन कॉजल कंपैरेटिव, जिसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही होता है कि कोई भी घटना घटने के बाद, कोई भी चीज़ हो जाने के बाद, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मिड डे मील ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, मिड डे मील ऑलरेडी बच्चे पा रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है बच्चों के एनरोलमेंट में, उसको देखने के लिए कॉजल कंपैरेटिव। अगर होता है ऐसा कि अभी मैं आज से कोई चीज़ स्टार्ट करूंगा और 10 दिन के बाद इसका इफेक्ट देखूंगा कैसा हो रहा है, कैसा चेंजेस आ रहा है, तो फिर ये एक्सपेरिमेंटल होता। लेकिन हो चुका है, चीज़ें हो चुकी है, मतलब स्टार्ट हो चुका है मिड डे मील प्रोग्राम, उसका क्या इफेक्ट रहा है बच्चों के एनरोलमेंट के ऊपर, वो देखना है, तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, जिसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मैनिपुलेशन, रैंडम असाइनमेंट एंड कंट्रोल्ड सिचुएशन आर प्रेजेंट। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, और जिस यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सैंपल्स हो सकता है, और आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें कहाँ पे मिलेंगे? देखिए, ये जितना आसान सवाल है उतना ट्रिकी है, यानी कि जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए आसान, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ट्रिकी। तो आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा ट्रू एक्सपेरिमेंटल। क्यों? क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जहाँ पे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है मैनिपुलेशन, आप मैनिपुलेट करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप देखना चाहते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, फर्स्ट थिंग। रैंडम असाइनमेंट, देखिए, अगर आपने सच में एक्सपेरिमेंट किया है तो फिर मतलब एक बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ ले आओ, मतलब उस कैटेगरी की कोई भी चीज़ ले आओ रैंडमली, तो उसमें भी वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है उसका मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है। अगर यहाँ पे मैं 5 + 7 लिखूँ और उसका स्क्वायर निकालूँ, जो रिजल्ट मैं निकाल सकता हूँ रैंडमली, मैंने कुछ भी नंबर लिया, वैसे मुझे कोई नंबर ये भी दे दे, 12 + 17 भी दे दे, तो भी मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो है ये जो फॉर्मूला है ये फुल प्रूफ्ड है, ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं या इस पर हम काम कर चुके हैं, हमें पता है जो भी आप यहाँ पे पुट करोगे उसका रिजल्ट सही आएगा। तो फिर मुझे पता है, यानी रैंडम असाइनमेंट, कुछ भी रैंडमली हमें नंबर दे जाएगा तो भी हम जो निकालेंगे रिजल्ट वो भी इसी के आधार पर आएगा। देन है कंट्रोल्ड सिचुएशन, डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यानी आप एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में कर रहे हो, जैसे लैब्स में करते हैं। लैब में क्या होता है, वो कंट्रोल्ड होता है, जो आप चाहते हो वहाँ पे गर्मी ठंडी जो आप चाहोगे वो आप बना सकते हो वहाँ पे, मतलब वातावरण की बात कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, वो आपके कंट्रोल्ड में है, ठीक है। ये है एक्सपेरिमेंटल, और वो भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल। आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये देख लीजिए एक बार किसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, प्री एक्सपेरिमेंटल जो है, प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैनिपुलेशन है लेकिन रैंडम असाइनमेंट और कंट्रोल्ड सिचुएशन नहीं है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में तीनों है, मैनिपुलेशन है, रैंडम असाइनमेंट है, कंट्रोल सिचुएशन है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन है,
आइदर रैंडम असाइनमेंट होगा या तो फिर कंट्रोल सिचुएशन होगा। एनी वन कंडीशन दैट सेटिस्फाइज, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड डेटा collected and managed by a user demonstrating their abilities and platform for self reflection is known as। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जहां पे सब कुछ आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है और मैनेज होता है, जहां पे आपके एबिलिटीज, मतलब आपने जितने सारे आप में हुनर है वो दिखाता है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक प्लेटफॉर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनेक्डोट्स, गूगल ड्राइव, ई प्रोफाइल, ई पोर्टफोलियो। आंसर बताइए पॉज करके। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि सर खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं, मतलब हमें टाइम नहीं मिल रहा है, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आ गया। जिन लोगों को इंग्लिश अच्छा है तो वो पॉज कर लीजिए और उसका आंसर कर लीजिए। अगर नहीं लग रहा है कि नहीं एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, तो फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, वो सुनिए, फिर आप ऑप्शन में जाइए, जो आपको सही लगता है कीजिए। दिस क्लास इज़ फॉर एवरीवन, इसलिए हमें सबको लेके चलना चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई पोर्टफोलियो। देखिए पहला तो है, इन्होंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, यानी ई फॉर्म में है, पहली बात। और यहाँ पे देखिए हमेशा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, या फिर आंसर को मतलब कैसे हम आंसर को इजीली ढूंढ सकते हैं, या फिर जो ट्रिक है जिससे हम क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ढूंढना, हमें कीवर्ड ढूंढना है कि क्या क्या हम वर्ड्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड मैंने ये ढूंढा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा डेटा, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है एबिलिटीज एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक है आपके अंदर जो एबिलिटीज है वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए आप अपने एबिलिटीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कहाँ पे लिखते हो? एनेक्डोट में नहीं, गूगल ड्राइव में नहीं, प्रोफाइल, ई प्रोफाइल तो मतलब सभी नहीं बनाते ना, पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो में हम हमारे एबिलिटीज लिखते हैं, हम में क्या वीकनेस है वो लिखते हैं, हॉबीज़ क्या है वो लिखते हैं, हमारा विजन क्या है वो लिखते हैं, बैकग्राउंड लिखते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में स्टोर भी होता है, तो इट इज़ ई पोर्टफोलियो। आगे बढ़ेंगे। A defense mechanism by which an individual devises socially acceptable reasons for some socially unacceptable act or opinion is called। एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, आपने गाइडेंस काउंसलिंग में पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो डिफेंस मैकेनिज्म एक प्रकार का, मतलब एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म जहां पे एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल रीजन दे रहा है उसके फेल्यूर की वजह से, ठीक है। यानी कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है, या फिर वो फेल हो चुका है, या फिर वो उससे कुछ गलती हो गई है, तो वो मान तो नहीं सकता है कि ना ये मैंने किया है या फिर मेरी गलती है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना गलती खुद मान लेता है कि हाँ मैंने किया है, चलो माफ़ कर दो। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम नहीं, रेयर है, रेयर से रेयर है, कोई नहीं मानता दुनिया में। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कोई आके ठोक दे रहा है, मतलब फ़ोन पे बातें कर करके वो ठोक देता है गाड़ी, फिर आपको बोलता है कि आप देख के नहीं चला सकते, अभी भरपाई करो मेरा, ठीक है। उसकी गलती है, लेकिन वो कभी मानता नहीं है। कहीं पे भी, किसी पे भी, किसी को भी पूछो, कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? सोशली एक्सेप्टेबल रीज़न दे रहा है, मतलब कुछ सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं जो उसने किया है, लेकिन वो उसका रीज़न दे रहा है सोशली एक्सेप्टेबल रीज़न, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज मैं मतलब बाइक लेके जा रहा था, और जब मैंने देखा ट्रैफिक लाइट रेड है, फिर भी मैंने वहाँ पे से गाड़ी ले लिया, कैमरे में फ़ोटो आ गया और फोटो घर पे आ गया, फिर मुझे ट्रैफिक का फ़ाइन भरना पड़ा, ठीक है। जब मुझे पूछा गया कि आप ट्रैफिक रूल्स क्यों तोड़े, तो मैंने देखा कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे अच्छा लगा और मैं मतलब चला गया, या फिर मेरी मर्ज़ी ये बोलूँ, ये तो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो फिर मैंने बोल दिया कि सर इमरजेंसी था, मेडिकल इमरजेंसी, तो मैं चला गया, आई एम सॉरी, अब से नहीं करूँगा। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि कुछ अनएक्सेप्टेबल रीज़न के लिए वो तो मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको एडजस्ट किया, सोशली एक्सेप्टेबल रीज़न। इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत लंबा हो गया एक्सप्लेनेशन, फिर भी समझ जाओगे आप लोग। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है रैशनलाइजेशन। हमने रैशनलाइज किया, कुछ अनएक्सेप्टेबल चीज़ों को हमने एक्सेप्टेबल बनाया, ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको रैशनलाइजेशन। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज मेंट बाय सिंबॉलिक इंटरैक्शन? देखिए सिंबॉलिक इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए क्लियर है यहाँ पे, सिंबल इंटरैक्शन। तो ऑप्शन पढ़िए, आंसर कीजिए, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। द लैंग्वेज थ्रू विच ह्यूमन शेयर आइडियाज,
gestures through which human interacts, the symbols used in day to day life, all of the above. आंसर ये इजी है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, तो आप लोग मुझे बताइए आंसर क्या होगा। यस, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मतलब होता है सिंबल। सिंबल क्या होता है? लैंग्वेज भी एक सिंबल है, हमारा जेस्चर भी है, और सिंबल तो सिंबल ही है, तो हम सिंबल से इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड डज ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप? पहले ये समझ लीजिए ऑडिपस क्या है, इलेक्ट्रा क्या है। ऑडिपस इज द अट्रैक्शन ऑफ व्हाट? बॉयज टुवर्ड्स मदर, एंड इलेक्ट्रा is the complex, is the attraction of girls towards their father। ठीक है, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइकोएनालिटिक थ्योरी में बोला गया है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। उन्होंने कहा जो बेटे होते हैं वो अपने मम्मी की ओर अट्रैक्टेड होते हैं, और जो बेटियां होती हैं वो अपने पापा की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये जो स्टेज, ये जो कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में डेवलप होता है? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लैटेंसी स्टेज। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो इजी है, नहीं तो फिर आपको बिल्कुल नहीं आएगा। कोई बात नहीं, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है? लड़कों के अंदर ऑडिपस और लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये सारे जो है ना, ये सब थ्योरी, ये सब मतलब प्रोपाउंडर हैं, फाउंडर है, और यहाँ पे दिया गया है थ्योरी। कौन सा थ्योरी? साइकोलॉजिकल थ्योरी इन्होंने दिया है। पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए आंसर को, फिर जाकर के दिए आंसर कीजिए। फ्रॉइड, स्पीयरमैन, रोसैक, टॉरेंस। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, साइकोएनालिसिस थ्योरी, प्रोजेक्टिव टेक्निक, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए हम थोड़ा सा आंसर यहाँ पे बता देते हैं। फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, साइकोएनालिसिस थ्योरी। चार्ल्स स्पीयरमैन, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। रोसैक, इंक ब्लॉट टेस्ट यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक। टॉरेंस कल मैंने पढ़ाया था क्रिएटिविटी टेस्ट, टीटीसीटी टेस्ट। तो फिर ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, कौन सा आंसर हो जाएगा? डेफिनेटली डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आंसर ऐसे भी हम कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, अभी मैंने बताया कि साइको एनालिटिक थ्योरी, तो ए का अगर 3 होता है तो ए में हम देख लेंगे कहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे है। तो मैंने ऑलमोस्ट मैंने श्योर कर लिया कि यहाँ पे है, तो बस तसल्ली के लिए मैं दूसरा भी मैच करूंगा, स्पीयरमैन, टू फैक्टर। अगर सेकंड ऑप्शन में 1 है तो फिर मुझे बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, यही मेरा आंसर है, ये मैं कर लूंगा, टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन यहाँ पे होते 3 करके तो फिर मैं उसको मैच करने की कोशिश करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th, हु डिफाइंड एजुकेशन एज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी? किसने कहा है एजुकेशन फिलोसफी का एक डायनामिक, एक चेंजिंग साइड है जो कि हमेशा रहता है? स्पेंसर, जॉन डुवे, जॉन एडम एंड रॉस। मैंने बताया था डेफिनेशन भी पूछ लेता है, बुक्स, डेफिनेशन, ये सारा पूछ लेता है। आंसर होगा जॉन एडम। जॉन एडम ने कहा था कि एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। रॉस ने क्या कहा था? एजुकेशन एंड फिलोसफी आर लाइक 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के 2 मतलब पार्ट्स है या फिर 2 साइड है, ऐसे उन्होंने कहा था। 12th के बाद आता है 13th नंबर क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड पर्सनालिटी टाइप थ्योरी एज एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट? पर्सनालिटी टाइप थ्योरी में किसने कहा था पर्सनालिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, किसने कहा था? क्रिसमस, स्प्रेंजर, सेल्डन, कार्ल। देखिए एक्सट्रोवर्ट का मतलब वो होता है जो मतलब टॉकेटिव होता है, वो जो बहुत ज़्यादा मतलब वो कुछ रख ही नहीं सकता अंदर। एक्सट्रोवर्ट बोल देता है, हमेशा बोल देता है, जो भी मन में आया बोल देता है, बहुत बक बक करता रहता है। इंट्रोवर्ट हमेशा चुपचाप रहता है, अपने अंदर ही चीज़ों को दफना लेता है। ठीक है, तो फिर ये किसने किया था? बहुत ही फेमस है, कार्ल जंग। कार्ल जंग ने कहा था एक्सट्रोवर्ट टाइप एंड इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं पर्सनैलिटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कब पास हुआ था? 1989, 1990, 1991, 1992। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन सब कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा एजुकेशन में कुछ आर्टिकल्स जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू डिप्राइवेशन, इनइक्वालिटी, एजुकेशन, वुमेन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, ये सब के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रोविजन के बारे में पूछेगा। देखिए SC/ST, माइनॉरिटी, वुमेन, PWD, ठीक है, इन सब के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट, और चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, चिल्ड्रन भी है,
जैसे आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 21 है वैसे। और क्या हो गया, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी दो प्रकार के, मैंने बताया था माइनॉरिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो सभी के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में ज़रूर आता है, एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट कब आया था, तो 1989 में आया था, ठीक है, ये 1989 में आया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये SC/ST के जितने सारे एट्रोसिटीज़ है, जो डिफरेंसेस है, उसको वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन, इंडक्टिव टीचिंग मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम। इजी क्वेश्चन है। इंडक्टिव टीचिंग मॉडल या फिर मेथड कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर, बोथ A एंड B, यानी पर्टिकुलर टू जनरल हो सकता है, जनरल टू पर्टिकुलर हो सकता है, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए इंडक्टिव का मतलब ये होता है कि नीचे से ऊपर जाना, छोटे से बड़ा, जैसे छोटे से बड़ा तक, ठीक है, ये जो रास्ता है यह है इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव छोटे से बड़ा तक, एग्जाम्पल से थ्योरी तक, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, यह है इंडक्टिव। उल्टा अगर डिडक्टिव देखें तो जनरल टू स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर, और थ्योरी टू एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई टाइप आइटम। देखिए जब हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में दो प्रकार के आते हैं। एक होता है आपका जो मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, और एक होता है जो कि शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एक एग्जाम्पल है सप्लाई टाइप आंसर, ठीक है, सप्लाई टाइप आंसर। सप्लाई टाइप मतलब जहाँ पे आपको कुछ सप्लाई करना पड़ेगा। बढ़िया आंसर कीजिए, ट्रू फॉल्स टाइप, MCQ टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, मैचिंग टाइप। बता दें सप्लाई मतलब कि यहाँ पे आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा, कोई चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, ब्लैंक होगा, यानी कुछ नहीं लिखा होगा, बस क्वेश्चन होगा, आप यहाँ पे सप्लाई करोगे आंसर, मतलब खुद से आंसर लिखोगे, तो वो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप। क्योंकि बाकी सभी में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ट्रू फॉल्स में आइदर ट्रू बोल दो या तो फॉल्स बोल दो, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं। MCQ में ऐसे ही ऑप्शन होंगे 4-8, जो भी ऑप्शन देखें यहीं से देख के आप याद कर सकते हो। मैचिंग में A के साथ B, B के साथ A, ऐसे करके आप मैच कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप में कोई क्वेश्चन दिया होगा, आंसर आपको खुद लिखना होगा, उसको हम सप्लाई टाइप बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस लाइज बिटवीन -1 एंड +1 स्टैंडर्ड इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा देना, थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो -1 +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो एरिया है, वहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफ मतलब केसेस होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ में आपको बता रहा हूँ, उतना अच्छा पिक्चर यहाँ पे बनेगा नहीं, फिर भी अगर ये हमारा NPC है और ये 0 पॉइंट है, तो आपको पता है यहाँ पे है +1, यहाँ पे है -1, ठीक है, ये है -2, ये है -3, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है +3। तो पूछा जा रहा है ये जो इलाका है -1 से लेकर के 0 टच करके, ये जो इलाका है, यानी ये जो इलाका मैंने ड्रॉ किया है, ये जो इलाका है ये कितना परसेंटेज केसेस को कवर करता है। 68.16%, 68.26%, 58.35%, 48.42%। बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा 68.26%, ठीक है, 68.26 में यानी दोनों को मिला के। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि 0 to -1 का कितना इलाका है, या फिर कितना केसेस है, परसेंटेज कितना है, या फिर 0 to +1, देखिए अगर दोनों को मिला के 68.26, तो अगर एक साइड का पूछता है तो उसको 2 में अगर हम डिवाइड कर दे तो बन जाता है आपका 34.13, ठीक है। यानी और एक क्वेश्चन का आंसर ये भी है, 1 स्टैंडर्ड का कितना वैल्यू है, टेबल वैल्यू 34.13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द कैरेक्टरिस्टिक दैट द टेल्स ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अप्रोच द बेसलाइन बट नेवर टच इट इज नोन एज। NPC कर्व का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक उसका एक नियम है कि उसका जो टेल है, जब जो मैंने अभी यहाँ पे टेल बनाया, ये जो टेल बनाया, ये टेल, ठीक है, ये जो टेल है, इसका ये टेल है, लास्ट को हम टेल बोलते हैं। ये जो टेल है वो क्या करता है, वो
बेस लाइन के साथ जाता है, अप्रोच करता है यानी पास जाता है, लेकिन बट नेवर टचेस द ग्राउंड, यानी कभी टच नहीं करता है, यानी ये कभी क्लोज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ऐसे नहीं बनाया क्योंकि ये टच नहीं कर सकता है। जो भी कर्व होगा वो बेस लाइन से थोड़ा सा स्पेस रख के होगा, यहाँ पे गैप रहेगा, कभी टच नहीं करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेसोकॉर्टिक, लेप्टोकॉर्टिक, प्लैटिकॉर्टिक, एसिम्प्टोटिक। आंसर तो दिख ही रहा है, और जिनको नहीं पता है देख लीजिए। एसिम्प्टोटिक इन नेचर, एनपीसी इज एसिम्प्टोटिक इन नेचर। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है कि जो टेल है इसका वो बेस लाइन को कभी टच नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच कंट्री लोकल एजुकेशन अथॉरिटी और LEA प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशन? किस देश में लोकल एजुकेशन अथॉरिटी LEA एक सिग्निफिकेंट रोल एजुकेशन में प्ले करता है? देखिए ये कंपैरेटिव एजुकेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन करता है ऐसा? यूके, USA, चाइना एंड जापान। पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। इसका आंसर हम दे देते हैं, ये हो जाएगा यूके। ठीक है, यूके हो जाएगा इसका आंसर। यूनाइटेड किंगडम में जो लोकल एजुकेशन अथॉरिटी होते हैं वो एजुकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी ये सब देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम को देख रेख करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। OER स्टैंड्स फॉर, OER का क्या मतलब है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ओपन एडुटेक रिसोर्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे एजुकेशनल रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है उन लोगों के लिए जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर एडुकेटिंग द गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन? हमें पता है कि बहुत सारे लर्नर्स हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, या फिर वो स्लो लर्नर है, उनके लिए तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन जो गिफ्टेड क्रिएटिव चिल्ड्रन है यानी बहुत ही टैलेंटेड है, उनको किस स्पेशल टेक्निक से पढ़ाया जाता है? ग्रुप टेक्निक, रेमेडियल टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मल्टी सेंसरी टेक्निक, किससे पढ़ाया जाता है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा लेकिन आप आंसर कर पाओगे। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए बाकी जो मतलब यहाँ पे ग्रुप टेक्निक तो होता है, ग्रुप टेक्निक में क्या होता है? यहाँ पे किसी को पता नहीं चलता है कि कौन गिफ्टेड है, कौन नहीं, कौन स्लो लर्नर, क्योंकि ग्रुप में पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा? रेमेडियल टीचिंग तो स्लो लर्नर के लिए। मल्टी सेंसरी टेक्निक से हम उन लोगों को पढ़ाते हैं जो फिजिकली मतलब डिसेबल्ड है, या फिर जो हम बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, उनको मल्टी सेंसरी से पढ़ाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है? हम गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एजुकेशन थ्रू मदर टंग? हमारे भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है जो बोलता है कि आप अपने मदर टंग में पढ़ा सकते हो, तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 350 क्लॉज ए, आर्टिकल 350 क्लॉज बी, आर्टिकल 21 क्लॉज ए, आर्टिकल 21 क्लॉज बी। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब सेक्शन माना जाता है, मैं क्लॉज यूज़ कर रहा हूँ, तो सेक्शन है ये सारे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन कौन सा होगा? आर्टिकल 350 का कौन सा सेक्शन है? तो बताइए आंसर क्या होगा? डेफिनेटली 350A। 350 सेक्शन ए में बताया गया कि आप मदर टंग में पढ़ाई कर सकते हो, यू कैन प्रोवाइड योर एजुकेशन थ्रू मदर टंग। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंस एजुकेशन? डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कौन सा एक सच नहीं है? मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल लर्नर्स, ICT support is extended to learners, compulsory counseling classes are held, evaluation is done through assignment, project and summative test। इनमें से कौन सा सच नहीं है डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में? तो आंसर दिख ही रहा होगा आप लोगों को, कंपलसरी काउंसलिंग क्लास नहीं होता है। देखिए आप डिस्टेंस कोर्स कर रहे हो, कोई भी क्लासेस कंपलसरी नहीं होता है, आप डिस्टेंस में कोर्स कंप्लीट करो और अपना सर्टिफिकेट ले जाओ। आपका जो मतलब एग्ज़ाम होगा वो असाइनमेंट में होगा, प्रोजेक्टिव में होगा और सबमिटिव ईयर एंड एग्जाम होगा, बस इतना ही। ICT सपोर्ट आपको मिलेगा, मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्कैफोल्डिंग इज रिलेटेड टू? स्कैफोल्डिंग एक शब्द किससे रिलेटेड है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड से, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से? सिंपल सी बात है, लेव वाइगोट्स्की ने दिया था कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर कौन है? लेव वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की का जो थ्योरी है वो हम पढ़ाएंगे इन डिटेल सबको, बस याद रखिए। इन्होंने कहा था ZPD के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO के बारे में, मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में, और एक कहा था स्कैफोल्डिंग के बारे में। ठीक है, स्कैफोल्डिंग। तो ये स्कैफोल्डिंग किस में यूज़ होता है? वो
स्टूडेंट को जब एक मोर नॉलेजेबल अदर यानी जो ज़्यादा जानता है जैसे कि टीचर अगर उन्हें मदद करता है, हेल्प करता है, तो फिर वो ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्रॉस करके अपना हासिल करता है गोल, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग. द प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर, हु वॉज द प्रोपागेटर ऑफ राइट एजुकेशन. राइट एजुकेशन किसने प्रोपागेट किया था? श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, MK गांधी, जीतू कृष्णमूर्ति. किसने राइट एजुकेशन की बात की थी? पॉज करके आंसर कीजिए. मीनवाइल जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे और आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो. आज रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट हो रहा है, सो बियर अबाउट इट. और एक अनाउंसमेंट है, टेलीग्राम में हम आपको बताएंगे कि 100 MCQs कब आने वाले हैं. सो गेट रेडी, ज्वाइन द टेलीग्राम एंड वॉच फॉर द मैसेज. ठीक है, इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर है जीतू कृष्णमूर्ति. जीतू कृष्णमूर्ति जो है, इन्होंने जो एजुकेशन है इसको राइट एजुकेशन के साथ रिलेट किया. इन्होंने कहा बच्चों को राइट एजुकेशन मिलना चाहिए, सही एजुकेशन मिलना चाहिए. आप बोलोगे रॉन्ग एजुकेशन क्या है? नहीं, मतलब द मेथड इज राइट, मेथड शुड बी राइट, मेथड इज रॉन्ग. हम जो पढ़ा रहे हैं बर्डन में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है. उनका स्कूल जो है ऋषि वैली स्कूल हम बोलते हैं, ऋषि वैली स्कूल. ठीक है, ऋषि वैली स्कूल मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि एक नेचुरल ब्यूटी, सीनरी, ठीक है, सीनिक ब्यूटी जहाँ पे बोलते हैं ना, वहाँ पे उनका स्कूल स्थित है, जहाँ पे वो बच्चों के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं, फ्रीडम मिलता है, वो बात करते हैं. उन्होंने एक किताब लिखा था ऑन एजुकेशन, जहाँ पे इन्होंने बताया अपने डायलॉग्स विद द स्टूडेंट के साथ उन्होंने जो बातचीत की है उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे लिखा है. बहुत ही अच्छा किताब है, एक बार पढ़ लीजिएगा. वहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे बच्चों से सवाल पूछा जा रहा है. बच्चे जो भी सवाल पूछ रहे हैं, मतलब कोई भी सवाल, हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट एजुकेशन क्या होता है, क्या हम टीचर्स को सवाल पूछेंगे, ये सारे सवालों का आंसर जीतू कृष्णमूर्ति बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं और वो सारा किताब में लिखा हुआ है. ही फोकसेस ऑन नेचुरल, राइट एंड फ्री एजुकेशन. फ्री का मतलब है फ्रीडम. ठीक है, फ्रीडम दे रहे हैं बच्चों को. ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी मैसेज आपको दिया है फर्स्ट में टीचर्स डे में, तो इसलिए लास्ट में कोई मैसेज नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास सिम्स टू यू इट इज़ हेल्पफुल. देन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा so that you can get the notification of 100 MCQ class. Thank you all.